लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी बॉडी को अगर आपने चार्ज करना है तो आप क्या करोगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराओगे। अगर आप किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, कोई न्यूट्रल बॉडी है और न्यूट्रल बॉडी में से आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो दैट बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। और जिसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे दैट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो मैंने लेटे से जैसे अभी एक बॉडी है, तो मैंने इस बॉडी में से क्या किया, इस बॉडी में से मैंने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैंने इसमें से निकाल लिए। तो अगर इसमें से मैंने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो इस बॉडी का जो चार्ज होगा, ये बॉडी का जो आप चार्ज ऑब्जर्व करोगे क्यू, वो चार्ज इस बॉडी का कितना हो जाएगा, दैट क्यू विल बी इक्वल टू प्लस एन इंटू ई। ये बॉडी का चार्ज हो जाएगा, वेयर ई इज 1.6 टेंस पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, अब ये जो बॉडी है, अगर आप नोटिस करो तो ये बॉडी अब हमारे पास क्या होगी, ये बॉडी अब हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। अच्छा, अब ये जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, ये क्या कर रही है, अपने आसपास के रीजन में अपना इन्फ्लुएंस शो कर रही है। मतलब ये चार्ज होगी, तो अब ये चार्ज बॉडी क्या करेगी, अपने आसपास का जो रीजन है इसमें क्या करेगी, अपना असर असर दिखाएगी। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो गिवन बॉडी है, ये गिवन बॉडी के ये अगर आसपास में ये रीजन लूँ, ये वाला, ऐसे मैंने ये रीजन ले लिया, तो ये एक रीजन है। इस रीजन में ये जो पॉजिटिव बॉडी है अपना असर शो करेगी। और वो जो रीजन है जहां पे ये असर शो कर रही है, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस चार्ज का अपने आसपास इन्फ्लुएंस। लास्ट क्लास में ही हमने शो किया था। मैंने क्या किया था, वो पेंडुलम बॉल ली थी, फिर मैंने वो चार्ज की थी, रॉड रॉड चार्ज करके मैंने उसको रखा, तो वो अट्रैक्ट हुई थी। याद है वो जो हमने किया था? तो हमने क्या नोटिस किया था कि हमने एक रॉड को जब ऐसे रब किया था, तो रब करने पे वो रॉड के ऊपर क्या डेवलप हो गया था, नेगेटिव चार्ज। और जब उस रॉड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था, तो उसने क्या किया, एक बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो यहां पे अगर मैं कुछ भी रखूंगा, तो ये पॉजिटिव उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अगर वो बॉडी न्यूट्रल है। अगर वो बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। इसका मतलब ये जो बॉडी है, ये अपने आसपास के रीजन में जो अपना असर शो कर रही है, वो जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये रीजन वैक्यूम है, अगर ये रीजन वैक्यूम है, तो आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैक्सिमम होती है। तो किसी भी चार्ज का अपने आसपास जो इन्फ्लुएंस है, वो कब मैक्सिमम होगा, जब उसके आसपास जो स्पेस है वो क्या होगा, वैक्यूम। जब आसपास का स्पेस क्या होगा, वैक्यूम, तो उस चार्ज का अपने आसपास जो इन्फ्लुएंस होगा, असर होगा, वो सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ जी, क्लियर है, ये बात क्लियर है। इसका मतलब एक चार्ज है और वो अपने आसपास अपना असर शो कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और अगर वो आसपास का रीजन वैक्यूम है, वैक्यूम का क्या मतलब होता है, वैक्यूम का मतलब होता है कि देयर इज नो पार्टिकल, देयर इज नो मैटर। जैसे अब देखो, आप और मैं, तो हमारे बीच में एयर है, और वो जो एयर है दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे बीच में पार्टिकल्स हैं। अगर हम यहाँ पे ये सब कुछ निकाल दें, एयर मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सब कुछ निकाल दें, बीच में कोई मैटर नहीं है, कोई एटम नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा। दैट इज व्हाट दैट इज वैक्यूम। और वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें होती है, वैक्यूम में। और अगर मैं यहां पर लेटर से कोई मीडियम ले लूं, जैसे यहां पे, जैसे अब हमने कह दिया एयर, या यहाँ पे ये मीडियम जो है लेटर से ये वाटर है, जैसे ये चार्ज को आपने किसी क्वेश्चन में डाल दिया, ये चार्ज जो है वो किसी ऐसी जगह पे जहां पे आसपास सारी जगह पे क्या है, पानी है या ऑयल है, तो आसपास के रीजन में क्या है, मीडियम है। तो अगर आसपास के रीजन में हम क्या नोटिस करेंगे कि मीडियम है, तो अगर आसपास के रीजन में मीडियम है, तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या कर जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज हो जाएगी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। कब डिक्रीज करेगी, जब आसपास के रीजन में क्या है, क्या है, मीडियम। तो अब ये याद रखना है कि एक चार्ज है, तो वो अपने आसपास के रीजन में क्या कर रहा है, अपना असर शो कर रहा है। और अगर आसपास का रीजन वैक्यूम है, तो उसका असर सबसे ज्यादा है।
और अगर उसके आसपास के रीजन में वैक्यूम की जगह कोई मीडियम है तो फिर उसका असर कम हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब लेट अस से मेरे पास ये एक चार्ज बॉडी है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने क्या कहा कि एक चार्ज का अपने आसपास क्या है, इन्फ्लुएंस है। अच्छा, इसके आसपास मैंने एक और बॉडी रख दी, अब एक और बॉडी रख दी, एक और रख दी, तो अब क्या होगा, इसका भी अपने आसपास इन्फ्लुएंस है। अब दो लोग आपस में इन्फ्लुएंस, मेरा भी इन्फ्लुएंस, आपका भी इन्फ्लुएंस। अब मैं आप पे इन्फ्लुएंस डालूंगा, आप मेरे पे इन्फ्लुएंस डालोगे, तो उससे क्या होगा, हमारे बीच में लगेगी फोर्स। हमारे बीच में क्या लगेगी, फोर्स। तो जब दो चार्ज एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों दोनों क्या कर रहे हैं, अपने आसपास के रीजन में अपना असर डाल रहे हैं। तो एक चार्ज अपने आसपास के रीजन में असर डाल रहा है, दूसरा चार्ज भी अपने आसपास के रीजन में असर डाल रहा है। अब दोनों के असर आपस में मैच हो गए, तो दोनों अब एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। एंड लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पे आप क्या नोटिस करोगे, यहां पे आप नोटिस करोगे कि ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, ये ऐसे रिपेल करेंगे। और ये आप नोटिस करोगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और ये आप नोटिस करोगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये हो गया फोर्स जो वन पे लग रहा है, ये हो गया जो फोर्स टू पे। और जब आप ये फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर हैज ऑलवेज डायरेक्शन। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स लगेगी कहां। तो फोर्स कहां लगेगी, वो जो लाइन ज्वाइन कर रही है, देखो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन के अलोंग लगेगी। जो लाइन दोनों चार्जेस को जोड़ रही है, फोर्स हमेशा उस लाइन के अलोंग लगेगी। और मैं अभी जो चार्ज ले रहा हूं वो पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब जिसका साइज बहुत छोटा है। मैं क्या ले रहा हूं, एक पॉइंट चार्ज जिसका साइज बहुत छोटा है। हाँ जी, क्लियर है ये। ऐसे ही अगर मैं यहां पे ये नेगेटिव चार्ज ले लूं, यहां पे मैं फिर नेगेटिव चार्ज ले लूं, तो अब ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस विल, बोलो, रिपेल ईच अदर। तो लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो व्हेन लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये अगेन फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन, और ये आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू। हाँ जी, ठीक है जी। एंड जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, फोर्स उस लाइन के अलोंग लगेगी। ये देखो, ये सब छोटी छोटी बातें अगर याद कर ली ना, फिर क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाने। प्रॉब्लम पता है कितने आनी है, आज छोटी गल्ला ही नहीं पता होनी है। जे छोटी गल्ला पता लग गई, सब कुछ हो जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ समझो पहला। देखो मैं सीधा कह सकता था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ये हम 9 से करते आ रहे, 10 से, बचपन से करते आ रहे। पर मैं कहां से स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्योंकि अब पता है क्या है, अब क्या है, हमने ना वो अंदर वाली बातें समझनी। अगर अंदर वाली बात समझ में आ गई तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाए। तो मेनली फोर्स क्यों लग रही है, क्योंकि एक चार्ज अपने आसपास इन्फ्लुएंस शो कर रहा है, उसके सामने एक और चार्ज आ गया, वो भी अपने आसपास इन्फ्लुएंस शो कर, दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। तो उनके बीच में क्या लगने लग गई, फोर्स। एंड लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो मेरे पास लेट अस से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास लेट अस से नेगेटिव चार्ज है। तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन। ये हमारे पास फोर्स है। अच्छा, अब एक चीज याद रखनी है कि ये जब आप फोर्स लगेगी तो ये न्यूटन लॉ के हिसाब से लगेगी। न्यूटन लॉ क्या कहता था, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट रिएक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो आप यहां पे पता है क्या नोटिस करोगे, आप यहां पे नोटिस करोगे कि ये जो F12 फोर्स है और ये जो F21 फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है पर ऑपोजिट है। और अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड ऑब्जर्व करूं, तो अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड ऑब्जर्व करूं, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, डायरेक्शन विल बी opposite, and the direction will be along the line joining the two charges. For example,
मेरे पास ये दो चार्जेस हैं। अब ये देखो, मैंने पिछली बार उनको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा था। अब मेरे पास ये चार्ज प्लस Q1 है, ये चार्ज प्लस Q2 है। अब दोनों पॉजिटिव में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पर कैसे रिपेल करेंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू। तो ये देखो, ये लाइन इन दोनों को जोड़ रही है, तो इस लाइन के लॉन्ग फोर्स लगेगी। और रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब जो टू है वो वन को कहेगा मेरे से दूर जा, और वन भी टू को कहेगा तू भी मेरे से क्या कर, दूर जा। तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे अपोजिट पर, ये लाइन। तो अब ये याद रखना है, आगे जाके क्वेश्चन आने हैं, हमें फोर्स की डायरेक्शन चाहिए और फोर्स की डायरेक्शन ऐसे निकलेगी। हाँ जी, क्लियर है ये? तो ये आपके पास फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये आपके पास आ गई फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ऐसे ही अगर मेरे पास यहां पर ये एक चार्ज प्लस Q1 है, ये वाला जो चार्ज है ये माइनस Q2 है, तो अब क्या होगा, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एंड दे विल अट्रैक्ट अलोंग द, बोलो, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो साथ साथ में बोलना है, तो बोलोगे ना नींद नहीं आएगी, नाल मैनू भी आवाज आएगी कि हाँ जी पढ़ रहे हैं, बोलोगे तो शायद दिमाग तक पहुंच जाएगी गल। सो बोलना है साथ में, ठीक है? तो ये क्या आ गया, इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो ये हमारे पास आ गया F12 और ये क्या आ गया F21। हाँ जी, ठीक है जी। सो लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। और ये डायरेक्शन समझ में आ गई? अब डायरेक्शन समझ में आ गई, अब बात है वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स। और वो जो वैल्यू ऑफ फोर्स है दैट वाज कैलकुलेटेड बाय कूलम। वो किसने कैलकुलेट की थी, कूलम ने। तो हम अब डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। तो व्हाट इज कूलम्स लॉ, क्या कहता है कूलम लॉ? अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, the magnitude of electrostatic force between 2 point charges, the magnitude of electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product, is directly proportional to the product of their charge and inversely proportional to the square of distance between them. It is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them. हाँ जी, हाँ, ग्रेविटेशन का भी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, ग्रेविटेशन का भी ऐसे ही था, बस उसमें चार्जेस की जगह मासेस हैं। और एक और बात, जैसे अभी इसने पूछा, तो एक और बात, आपने जो ग्रेविटेशन में जब पढ़ा था, आपने ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ी थी, याद है? आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ा था, याद है? आपने पढ़ा था कि यार ग्रेविटी के कारण कौन सी एनर्जी डेवलप होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और याद है आपको, जब हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन +1 में, तो मैंने आपको एक बात बोला था कि भाई बॉडी होती है वो अपने आसपास फील्ड्स जनरेट करती है। तो एक मैंने कहा था जैसे अर्थ अपने आसपास ग्रेविट मास के कारण ग्रेविटेशन फील्ड जनरेट कर रही है, तो फिर आपको कहा था अगले साल हम चार्ज पढ़ेंगे जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब देखो, वो एक बॉडी अपने मास के कारण फील्ड जनरेट कर रही है, एक बॉडी अपने चार्ज के कारण फील्ड जनरेट कर रही है। आगे हम पढ़ेंगे एक बॉडी अपने मैग्नेटिज्म के कारण फील्ड जनरेट कर रही है। और हम एक चीज नोटिस करेंगे कि ये सब आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। हम क्या नोटिस करेंगे कि इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर रिलेशन है। मतलब बहुत सारे फॉर्मूले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप करोगे, और आप घर जाके अगर उसको ग्रेविटेशन के साथ देखोगे ना, तो आप देखोगे यार ये तो बड़े रिजेंबल कर रहे हैं। बस ग्रेविटी में हमेशा अट्रैक्शन ही होती है, यहाँ पे अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी है। अदरवाइज कंसेप्ट्स बहुत क्लोज है। इसीलिए आगे जाके हम एक क्वेश्चन भी करते हैं कि चार्ज और मास में डिफरेंस बताओ, क्योंकि हम देखते हैं कि यार इनके अंदर ना क्लोजनेस बड़ी है, बड़े रिलेशन इनके आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो अब आपके पास देखो यहाँ पे कूलम लॉ क्या कहता है, कूलम लॉ कहता है कि मेरे पास सपोज ये एक बॉडी है, और ये जो बॉडी मैं ले रहा हूँ ना, ये पॉइंट चार्ज है। तो मैं यहाँ पे जो अभी राइट नाउ चार्जेस ले रहा हूँ, वो कौन से ले रहा हूँ, पॉइंट चार्जेस। तो ये याद रखना है कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्ज? वो चार्ज जिसका साइज साइज आप
कंसिडर नहीं कर रहे, जिसको आप मान रहे हो कि इसका साइज निग्लिजिबल है। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई बॉडी है वो रिंग के फॉर्म में है, अगर मेरे पास कोई बॉडी है वो डिस्क के फॉर्म में है, अगर मेरे पास कोई बॉडी है वो स्फीयर के फॉर्म में है, एक बॉडी है जो रॉड के फॉर्म में है, तो इन सब के ऊपर जब चार्ज होगा तो इन सब का बिहेवियर अलग अलग होगा। साइज के साथ आसपास का जो फील्ड है वो क्या करेगा, चेंज होगा। इसलिए हम सबसे पहले जो उठा रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज जिसका कोई साइज नहीं है। तो मेरे पास ये दो पॉइंट चार्ज हो गए, ये दो पॉइंट चार्ज हो गए। एक मेरे पास जो चार्ज है वो लेट अस से प्लस Q1 हो गया, दूसरा जो चार्ज है वो क्या हो गया, लेट अस से प्लस Q2। अब सीधी बात है, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट। ठीक है, डायरेक्शन तो मेरे को समझ में आ गई है। अब मैंने फोर्स का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो ये जो कूलम लॉ है, दिस डील्स विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये किसके साथ डील कर रहा है, मैग्नीट्यूड। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अब अच्छा मैंने ये दोनों पॉजिटिव मान लिए, तो अगर मैंने ये पॉजिटिव मान लिए तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, ये मेरे पास आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन। एंड फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू का जो मैग्नीट्यूड है एंड फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन का जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू होगी उसको मैंने एफ कह दिया। और कूलम ने क्या कहा, कूलम ने कहा कि ये जो फोर्स लग रही है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मैग्नीट्यूड मतलब कि अगर इनमें से कोई नेगेटिव में भी होगा तो भी आप वो माइनस नहीं लोगे, सिर्फ उसका क्या लोगे, मैग्नीट्यूड। जैसे अगर ये माइनस Q2 है तो माइनस Q2 का आप यहां पे माइनस नहीं लोगे, सिर्फ इसकी वैल्यू जो भी होगी वो वैल्यू लिखोगे, प्लस माइनस को आप कंसिडर नहीं करोगे। और हाँ, सीधी बात कि अगर आप में से कोई कहे सर प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है। किस चीज का फर्क पड़ता है, डायरेक्शन का। किस चीज का फर्क पड़ता है, डायरेक्शन। क्योंकि अगर ये एक प्लस एक माइनस है तो ये जो आप फोर्सेस देख रहे हो ये ऐसे बाहर की तरफ लगने की जगह अंदर की तरफ लगेगी। तो ये याद रखना है कि अगर प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस से ताकत पे फर्क नहीं पड़ता, ताकत पे फर्क नहीं पड़ता, किस पे फर्क पड़ रहा है, डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन जो है वो हम पेपर पे बनाएंगे और मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो हम Q1 Q2 को सीधे उनके वैल्यूज लिख देंगे और हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो मेरे पास ये जो गिवन फोर्स आई, ये आ गई Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये फोर्स आ गई दैट इज Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। हाँ जी, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब जो फोर्स है, कूलम ने क्या नोटिस किया, कूलम ने नोटिस किया कि जो फोर्स है वो एक तो जो चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है और दूसरा उनके बीच में जो डिस्टेंस है, गैप है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब एक चीज और निकल गई, ये फोर्स लग क्यों रही थी, बताओ फोर्स क्यों लग रही थी, मैंने कहां से स्टार्ट किया था, फोर्स क्यों लग रही थी, क्योंकि एक चार्ज अपने आसपास असर शो कर रहा था, दूसरा चार्ज भी अपने आसपास असर शो कर रहा है, दोनों एक दूसरे के असर में आ गए, तो दोनों अब एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। मैंने क्या कहा था, वो असर सबसे ज्यादा कब होता है, जब बीच में वैक्यूम हो, और वो असर चेंज होता है अगर बीच में क्या हो, मीडियम हो। इसका मतलब कि अगर यहां पर ये जो जगह आप देख रहे हो, अगर यहां पर मीडियम है, अगर यहां पे ऐसे इन दोनों के बीच में क्या है, मीडियम है, तो क्या होगा, फोर्स पे असर पड़ेगा। अगर मीडियम है तो क्या होगा, फोर्स पे असर पड़ेगा। पर वो तो यहां पे कहीं पे देखो है ही नहीं, इस रिलेशन में कहीं पे नजर आ रहा है। तो ये जो आप रिलेशन देख रहे हो ना, दिस रिलेशन इज फॉर अ गिवन मीडियम। फॉर अ गिवन मीडियम मतलब ये जो आपने फोर्स निकाली है ना, वो एक पर्टिकुलर मीडियम में निकाली है। एक पर्टिकुलर मीडियम है, उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर दो चार्जेस हैं, तो उसके अंदर वो जो दो चार्जेस का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी, उनके बीच में गैप जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी कम लगेगी। अब इस मैग्नीट्यूड के कारण क्या असर पड़ रहा है, अगर मैंने इसको निकालना है तो उस केस में अब हम देखो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो यहां पर हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाया
तो हमारे पास आ गया कांस्टेंट। तो ये मैं स्मॉल के लिख रहा हूं, तो ये कांस्टेंट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो मैंने ये जो गिवन केस में प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, हमें पता है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो वहां पे जो के आता है वो के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये जो के है ये क्या है, कांस्टेंट है। अब ये जो के कांस्टेंट है ना, ये के कांस्टेंट है, पर कब तक, जब तक आप मीडियम नहीं बदलते। अगर आप मीडियम बदल दोगे तो के अपनी वैल्यू को क्या करेगा, चेंज कर देगा, क्योंकि जो मैंने ऊपर रिलेशन लिखा है वो एक गिवन मीडियम में लिखा है। तो मैंने रिलेशन लिखा है वो किस में लिखा है, एक मीडियम में। अगर मैं मीडियम बदल दूंगा तो ये फोर्स भी क्या करेगी, चेंज हो जाएगी। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो के है, ये जो आप के लिख रहे हो, दिस के इज कांस्टेंट, पर कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम। तो ये बात याद रखनी है कि ये कांस्टेंट है, पर ये कांस्टेंट है फॉर अ गिवन मीडियम। अच्छा, अब ये जो के है ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया फॉर अ गिवन मीडियम। तो हमारे पास ये जो के है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, दो चीजों पे, वन यूनिट्स एंड टू मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। तो ये जो दो चार्जेस के बीच में आप मीडियम बदलोगे ना, तो ये फोर्स भी क्या करेगी, चेंज हो जाएगी। और वो जो फोर्स का चेंज है वो कौन डिटरमिन करेगा, ये के कांस्टेंट डिटरमिन करेगा। ये जो आपने कांस्टेंट यहां लिखा हुआ, तो ये जो के, जैसे आप ग्रेविटी में जो जी लिखते हो, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। उसमें हमने कहा था कि अगर मैं कहीं पे भी चल जाऊं यूनिवर्स में, कैपिटल जी विल रिमेन सेम। उसमें क्या था कि दो बॉडीज हैं, उनके बीच में कुछ भी डाल दो, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। पर यहां पर दो बॉडीज हैं, उनके बीच में कुछ भी डाल दो से फोर्स में चेंज आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि मीडियम के आने से दोनों चार्जेस की फील्ड पे फर्क पड़ता है, और फील्ड के फर्क पड़ने के कारण वो एक दूसरे पे वैसे असर नहीं डाल पाएंगी जैसे वो पहले डाल। हाँ जी, क्लियर है। देखो अब क्वेश्चन आया कि सर फील्ड क्यों बदल रही है, तो उसका आंसर एक सिंपल सा आंसर है कि मेरे पास एक चार्ज बॉडी है। अब चार्ज बॉडी है, आसपास वैक्यूम है, तो कुछ भी नहीं है। पर अगर आसपास कोई मीडियम है, तो मीडियम क्या है, वो भी तो एटम्स की बनी हुई है ना मीडियम। उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं। तो अब ये जो बॉडी है जो चार्ज्ड है, इसके आसपास मीडियम है। मीडियम किसका बना हुआ है, एटम्स। वो जो चार्ज बॉडी है उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स पे क्या करेगी, अपना इन्फ्लुएंस डालेगी। अच्छा, इन्फ्लुएंस डालेगी तो वो भी इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो मीडियम भी इसके साथ क्या करने लग जाएगा, इंटरेक्ट। उसके कारण ये जो बॉडी है, इसकी जो गिवन इन्फ्लुएंस है, इसकी जो फील्ड है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो मीडियम के आने से क्या होता है, वो मीडियम के साथ बॉडी का इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी जो है वो भी किसकी बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की। ये क्या है, चार्ज है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ, प्रोटॉन के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो जो बॉडी है उसका अपने आसपास के रीजन में जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिस टाइप के एटम्स होंगे, क्योंकि एटम बदलोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बदलेंगे, तो मीडियम बदलोगे तो मीडियम के बदलने से उसका असर भी क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। और सबसे सबसे ज्यादा फील्ड कब होगी, जब बीच में मीडियम ही नहीं है। और वो मीडियम नहीं है तो क्या है, वो वैक्यूम। ठीक है जी। तो हमारे पास अब यहां पे ये जो के आया, दिस के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब मैंने इस के को निकालना है, और ये के मीडियम पे डिपेंड करता है, तो अब मैं मीडियम का रोल पढ़ने लगूं। तो दिस के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो सिंबल है, जैसे ऐसे सी डाल के ऐसे लाइन डाल दी, तो इस सिंबल को हम एप्सिलॉन बोलते हैं। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। अब ये जो एप्सिलॉन है, यहां पर इट स्टैंड्स फॉर परमिटिविटी। इट स्टैंड्स फॉर परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जैसे आप देखो, इस सिंबल को आप थीटा कहते हो, इस सिंबल को आप ईटा कहते हो, इस सिंबल को आप म्यू। तो ऐसे ये वाले सिंबल को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और यहां पे एप्सिलॉन जो सिंबल है वो क्या आपको बता रहा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
And what is permittivity? Permittivity is the hindrance of the medium to the interaction of the two charges. मीडियम जो हिंड्रेंस दे रहा है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी उसको वो कम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है, कम करने के कारण आपस में इंटरेक्शन पे फर्क पड़ रहा है। तो ये जो परमिटिविटी है उस चीज को डिटरमिन करता है। क्या डिटरमिन करता है? कि मीडियम के आने के कारण कितनी हिंड्रेंस हो रही है, किस चीज को? उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो एक चार्ज अपने आसपास असर शो कर रहा है, मीडियम उस असर को क्या करेगा? कम करेगा। वो जो मीडियम है वो कितने हद तक कम करेगा, वो हद कौन डिसाइड करेगा? ये एप्सिलॉन, ये परमिटिविटी। हाँ, उसके इफेक्ट को डिसाइड करेगा। जितना ज्यादा मीडियम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा, परमिटिविटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो परमिटिविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा है, इसका मतलब वो मीडियम गिवन चार्ज के इफेक्ट को उतना कम कर रहा है। हाँ जी, क्लियर है बात? तो ये परमिटिविटी, परमिटिविटी इज द हिंड्रेंस ऑफ द मीडियम टू द इंटरेक्शन ऑफ द टू चार्जेस। अगर हम एक सीधे मतलब लेमैन की तरह बात करें, हमें पेपर में डेफिनेशंस नहीं आनी, हमें इनका मतलब पता होना चाहिए। तो मेरे पास जो गिवन फोर्स का फॉर्मूला बना, वो बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास वो फोर्स का फॉर्मूला बन गया। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड इन अ मीडियम। तो ये क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the two charges when they are separated in a medium। एंड ये जो एप्सिलॉन है ये उस मीडियम की क्या है? परमिटिविटी। ये एक वो पैरामीटर है जो उस मीडियम ने चार्जेस के आपस में इंटरेक्शन को कितना हिंडर किया, उसको क्या कर रहा है? कैलकुलेट कर रहा है। और देखो ये नीचे डिवाइड हो रहा है ना, देखो ये जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी कम हो जाएगी। ये जितना ज्यादा होगा ये उतना इंटरेक्शन को डाउन कर देगा, उसके कारण फोर्स उतनी कम हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर है? ये यहां तक बातें समझ में आ गई जो हमने बोली है? हाँ जी। मीडियम मीडियम चेंज होगी फॉर अ गिवन मीडियम कांस्टेंट। मैंने क्या कहा था? फॉर अ गिवन मीडियम। तो फॉर अ गिवन मीडियम एप्सिलॉन क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि मीडियम वही है तब तक देखो जब तक मीडियम वही है हिंड्रेंस उतनी है। ठीक है, मैं मीडियम चेंज करूंगा तो एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको कांस्टेंट में डाला कि अगर दो चार्जेस एक मीडियम में, मैंने पहले कहा दो चार्जेस एक मीडियम में है, तो जब तक मीडियम वही रहेगा तब तक ये कांस्टेंट है। मीडियम बदलेंगे तो अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। हाँ जी, ठीक है जी। तो हम यहां पे अब इस एप्सिलॉन की अगर यूनिट निकालें तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? 1/4 पाई एफ Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट है ऊपर Q1 Q2, हाँ जी Q1 Q2 की ऐसे यूनिट क्या थी? बोलो, कूलम। तो ये आ गया कूलम स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट है। हाँ जी, फोर्स की ऐसे यूनिट क्या है? बोलो, न्यूटन। तो फोर्स की ऐसे यूनिट क्या है? न्यूटन। एंड आर डिस्टेंस है ना, लेंथ है, तो इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी? मीटर। तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। हाँ जी, ठीक है जी। तो हमारे पास ये एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, और ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है इससे मेरे पास इसकी यूनिट क्या बन गई? ये आ गई कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो आप यूनिट देख रहे हो ये कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं बेटा सीजीएस यूनिट निकालो, अगर मैं कहूं बेटा सीजीएस यूनिट निकालो, वेरी गुड। तो कूलम की जगह आ गया स्टैट कूलम, शाबाश। न्यूटन की जगह टाइम, एंड मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो यहां पे मेरे पास स्टैट कूलम स्क्वायर पर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? ये आपकी
TGS यूनिट। देखो पता है क्या है, अब ना बोर्ड के जो एग्जाम्स है ना उसमें ना 26 मार्क्स तक एमसीक्यूज आने हैं। 26 मार्क्स तक एमसीक्यूज आने हैं अलग अलग फॉर्म में। जैसे कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें एमसीक्यू होंगे, फिर आपके पास स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होंगे, वो एमसीक्यू होंगे, असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हम एमसीक्यू के फॉर्म में ही लेते हैं क्योंकि एबीसीडी हमने उसमें बताना है। तो घुमा फिरा के ना मतलब 26 मार्क्स तक का आपका ऐसा पेपर आना है जिसमें ना आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होते हैं ना तो ही आप उनके आंसर दे पाओगे। तो आपको सब छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो अब यहाँ पर मेरे पास ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी, ये बता सकते हो? बताओ? जब एप्सिलॉन सबसे कम होगा। एप्सिलॉन सबसे कम कब होगा? वैक्यूम, क्योंकि इंटरेक्शन सबसे कम होती है जब वैक्यूम हो। तो इसका मतलब अगर मैंने ये फोर्स को देखना है कि ये मैक्सिमम हो, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब हमारे पास वैक्यूम है। दो चार्जेस के बीच में क्या है? वैक्यूम है। और जब दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम है, तो उस वैक्यूम को मैं बोलूंगा फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब खाली जगह, मतलब दो चार्जेस के बीच में सारी जगह क्या है? खाली है, फ्री स्पेस, खाली जगह। ठीक है जी। एंड इन वैक्यूम योर परमिटिविटी इज रेफर्ड एज एप्सिलॉन नॉट। ये जो नीचे हमने जीरो डाला इसको हम नॉट बोलते हैं, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये आपकी क्या होगी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब आपने एक वो वैल्यू निकाली है जिसके साथ कंपेयर करके आप बाकी मीडियम्स की परमिटिविटी को क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। अब एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर आपने क्या बोला था? आपने बोला था कि परमिटिविटी इज द हिंड्रेंस गिवन बाय द मीडियम। वैक्यूम तो वैक्यूम तो मीडियम ही नहीं है। तो जब वैक्यूम मीडियम ही नहीं है तो ये कैसे हिंड्रेंस दे रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अब पता है क्या है प्रॉब्लम? ना एक है कि हम प्लस वन प्लस टू में है, और प्लस वन प्लस टू में ना हमारी सारी फिजिक्स जो है दैट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स है जो ना स्टार्टिंग में जब न्यूटन था तो उसने दुनिया को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके उसने अपनी बातें बताई। तो उस टाइम उसने अपने आसपास का जो जो भी ऑब्जर्व किया उसको उसने साइंटिफिकली देख के उसको एक्सप्लेन किया। इसलिए न्यूटन की ना हर जगह पर स्टडी है, हर जगह पर, जो कि सही है। अगर हम अर्थ के हिसाब से देखें वो सब सही है। पर हुआ पता है क्या? आपने ना एक छोटे से दायरे में सबको देखा है। जब आपका दायरा बढ़ता गया तो स्टडी कॉम्प्लेक्स होगी और न्यूटन के जो फंडे हैं वो अप्लाई नहीं हुए। तो फिर वहां पर आया आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा यार उस नजरिए से मत देखो जिस नजरिए से न्यूटन देख रहा है, नजरिया चेंज करो। और नजरिया चेंज करके आप ना एटॉमिक लेवल तक आ जाओ, सब एटॉमिक लेवल तक आ जाओ, आप इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाओ, आप क्वार्क तक पहुंच जाओ। वो जो स्टडी उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब एक है क्लासिकल फिजिक्स, एक है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स जो है ना उसकी बहुत सारी स्टडी जो है वो क्लासिकल फिजिक्स से अलग है क्योंकि उसमें देखने का तरीका माइक्रोस्कोपिक है। क्लासिकल फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक, ऊपर से देखती है सब। गलत नहीं है वो, अर्थ पे सब सही है। पर जब अर्थ से बाहर निकल जाते हैं ना तो वो फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। और उसके आंसर्स तभी करेक्ट होते हैं जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं। उसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। अब वो क्वांटम फिजिक्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते। पर एक चीज समझ सकते हैं, वो क्या? अगर अभी हमारे बीच में वैक्यूम हो जाए, अगर अभी सबको निकाल दें, ठीक है, हमारे बीच में वैक्यूम हो जाए, तो होगा पता है क्या? मैं बोल रहा हूं, आप मेरी साउंड नहीं सुन पाओगे, क्योंकि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। साउंड इज एन एनर्जी, उसको प्रोपेगेट करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। पर हम एक दूसरे को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। अब क्वेश्चन पता है क्या आया? क्वेश्चन आया कि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब वो वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनती है।
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वैक्यूम में एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब कि वैक्यूम के अंदर एनर्जी इंटरेक्शन हो रही है। अब अगर अंदर एनर्जी इंटरेक्शन हो रही है तो इसका मतलब वैक्यूम में कुछ है जो हमें नजर नहीं आ रहा, पर उस कुछ के कारण एनर्जी इंटरेक्शन हो रही है। अब कुछ जिसको हम कुछ बोल रहे हैं वो मैटर है, तो हम कुछ बोल रहे हैं वो क्या है, मैटर है। तो हमें मैटर नजर नहीं आ रहा, हमने कहा ये वैक्यूम है। हमने कहा वैक्यूम का मतलब नथिंग, पर नो, वैक्यूम डजंट मीन्स नथिंग, वैक्यूम मीन्स वेयर देयर इज नो मीडियम। बट देयर इज समथिंग इन वैक्यूम जिसको अब हम डिफाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब अगर उसको मैं डिफाइन करने लग जाऊंगा तो अलग ही 3-4 दिन का लेक्चर हो जाएगा, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। पर हम ये बात समझेंगे कि लाइट ट्रेवल कर रही है। लाइट क्या है, एनर्जी है। किससे बनी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। इसका मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब वैक्यूम में एनर्जी इंटरेक्शन हो रही है। अगर एनर्जी इंटरेक्शन हो रही है तो वहां पे कुछ है जिसके कारण वो इंटरेक्शन पॉसिबल है। और वो जो कुछ है वो हमें नहीं पता, पर वो उसके होने के कारण फील्ड पे फर्क पड़ रहा है। उसके होने के कारण फील्ड पे फर्क पड़ रहा है। वो जो फर्क पड़ रहा है वो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जो वैल्यू आ रही है वो क्वांटम मैकेनिक्स के कारण आ रही है। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे कि इन वैक्यूम द परमिटिविटी इज मिनिमम। वैक्यूम में परमिटिविटी क्या है, मिनिमम है, और उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और वो जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 8.854। अगर मैं और प्रिसाइज हूं तो 8.854। पर हम न्यूमेरिकल्स में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 2 डेसिमल तक ही लेंगे, क्योंकि इसने नीचे डिवाइड भी होना है। तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर। तो ये हमारी गिवन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर। हाँ जी, ठीक है जी। और हमारे पास ये जो एप्सिलॉन है और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इन दोनों की यूनिट सेम है, क्योंकि दोनों ही परमिटिविटी है, बस एक स्पेसिफिक है किसकी है, वैक्यूम की। तो दोनों की यूनिट्स सेम आएंगी। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि इसकी डायमेंशन बनाओ। पेपर में आएगा ये क्वेश्चन कि इसकी डायमेंशन डायमेंशन बनाओ। हाँ जी, जब से मैंने पूछना कुछ, दो दो वखरे वखरे। हाँ, ऐदा भी हो सकता है कि दो चार्जेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ। ਪਰ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਜੇ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-3 ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ऐदा भी हो सकता है कि दो चार्जेस है, ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੈਕਿਊਮ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ऐदा सोचो। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਵਿਲ डिस्कस दिस। हाँ जी। जो ये एप्सिलॉन की वैल्यू हमने निकाली ना, इस बेसिकली पता क्या है, आपको याद है मैंने बात की थी, एक होता है मैटर, एक होता है एंटी मैटर, एक मैंने कहा था पार्टिकल, एक होता है एंटी पार्टिकल। बेसिकली पता है क्या है, वैक्यूम में कुछ नहीं हो रहा, पर फिर भी ना इंटरेक्शंस हो रही हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ टच कर रहा है और फटाफट खत्म हो रहा है, और एनर्जी डेवलप हो रही है गामा रेज के फॉर्म में। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जो ना हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बहुत फास्ट हो रहा है। और वैक्यूम के अंदर कुछ हो रहा है, इसीलिए ना जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। आपको पता है कि यूनिवर्स इज एवर एक्सपेंडिंग। तो वो एवर एक्सपेंडिंग क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि ना यहाँ पर कुछ ऐसी इंटरेक्शंस हो रही हैं जिनको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्वांटम फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए ना अभी हमने सिर्फ 5-6 पार्टिकल पढ़े हैं, उसमें ना बहुत पार्टिकल। और क्वांटम फिजिक्स ऐसी फिजिक्स है कि जिन साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज भी लिए ना, वो कहते हैं कि अगर आप कहते हो ना कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स समझ ली, तो अभी आपने कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि वो हर टाइम कुछ भी हो रहा है और आप उस कुछ भी को समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो अभी के लिए मतलब हम यहाँ पे ये लगाएंगे कि ये जो, मतलब हम ये समझेंगे कि एप्सिलॉन एक हिंड्रेंस है। वैक्यूम में हमारे दिमाग में आएगा कि यार हिंड्रेंस तो होनी नहीं चाहिए। अब हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों हो रही है। पर ये सारी बातें आपको पेपर में नहीं कोई पूछेगा, पर अगर पता होगा तभी आपको ये सब चीजें पता लगेंगी कि हो क्यों रहा है, नहीं तो सब रट्टा हो जाएगा। तो यू नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग। हाँ जी। अब एप्स, हाँ, अब वो मैं एक और टर्म निकालूंगा, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब होता है जिसमें आप दोनों को क्या करते हो, कंपेयर करते हो। तो अभी अभी के लिए ये दोनों की डिमेंशन क्या है, सेम है। तो अगर मैं अब इसकी डिमेंशन निकालूं, तो देखो डिमेंशन कैसे निकालूंगा।
अब देखो डायमेंशन निकालने के लिए आपने क्या नोटिस किया था? कूलम स्केयर, फिर क्या था? पर न्यूटन पर मीटर स्केयर। अच्छा याद है कूलम, हमने लास्ट क्लास में कूलम दैट वाज ए टी। अच्छा फिर न्यूटन फोर्स है, तो फोर्स की डिमेंशन क्या थी? मास इनटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस टू। एंड ये जो मीटर है ये लेंथ है। हाँ जी ठीक है जी। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो। तो अब मेरे पास जो गिवन डायमेंशन बनेगी वो डायमेंशन क्या बनेगी? एम माइनस वन, एल माइनस थ्री, टी फोर एंड ए टू। तो ये हमारे पास गिवन डायमेंशन बन गई। तो हमारे पास ये गिवन डायमेंशन बन गई। हाँ जी क्लियर है ये बात? तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पेपर में आना चाहिए, मतलब ये डायमेंशन। ओके, तो अब मेरे पास दो चार्जेस हैं। अब आपने बोलना है, मैंने नहीं बोलना। मेरे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है? इसको मैंने ले लिया पॉजिटिव, इसको मैंने ले लिया नेगेटिव, और ये अभी इनके बीच में है वैक्यूम, ठीक है? तो पहले तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन कैसे बनाऊंगा? दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट करेंगे अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू। तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ करेंगे अट्रैक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू। अच्छा, और ये दोनों पे जो फोर्स की वैल्यू लगेगी वो क्या होगी? सेम होगी। वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन अलग अलग है, वैल्यू सेम होगी। और वो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी बनेगी? बोलो। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारी वो गिवन फोर्स की वैल्यू बन गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, 1 ओवर 4 पाई एप्स नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। हाँ जी ठीक है जी। Q1 Q2 चार्जेस हैं, और इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने, प्लस माइनस में नहीं लेना। अच्छा, अब 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं स्मॉल के लिखूंगा ज्यादातर, क्योंकि बार बार 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने की जगह मैं इसको ज्यादातर स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर दूंगा। और ये जो स्मॉल के की वैल्यू देखो, 4 पाई भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसलिए मेरे को हर टाइम ये वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में पुट करने की लोड नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको जब मैं डिनोमिनेटर में पुट करके इसको सॉल्व करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा? 9 इंटू 10⁻⁹। और क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो गया ना, रेसिप्रोकल हो गया, तो ये जो वैल्यू है ये बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर मैं इसको लेता हूं इन सीजीएस, क्योंकि अभी मैंने एसआई में निकाला, अगर सीजीएस में निकालूं तो ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी 1 टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर। तो अगर मैं इसको इन सीजीएस कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू सिंपली 1 हो जाएगी। तो समटाइम्स पता क्या होता है, आप ना कोई बुक देखोगे उसमें ऐसे लिखा होगा फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ऐसे लिखा होगा, और वहां पे के, वहां पर जो के है के, उसको हम क्या ले रहे होंगे? 1। तो बात है कि ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जो चार्जेस के बीच में क्या है? वैक्यूम है। और ये जो चार्जेस आप ले रहे हो और ये जो डिस्टेंस आप ले रहे हो, ये आप किस में ले रहे हो? सीजीएस में। तो उसमें फिर चार्जेस को कूलम में नहीं लेना, चार्जेस को किस में लेना है? स्टैट कूलम में। और जो डिस्टेंस है उसको मीटर में नहीं लेना, किस में लेना है? सेंटीमीटर। कब? जब ये के को आप क्या ले रहे हो? 1 ले रहे हो। हाँ जी ठीक है जी। अच्छा, अगर अब यही दो चार्जेस के बीच में हो मीडियम, ये जो मैंने रिलेशन लिखा ये इन वैक्यूम, ये जो मैंने रिलेशन लिखा ये वैक्यूम में। अब अगर यही दो चार्जेस, ये जो आप देख रहे हो, अगर यही वाले दो चार्जेस, यही वाले दो चार्जेस अगर होते इन मीडियम, इन मीडियम, तो फिर ये फोर्स की वैल्यू क्या बननी थी, बता सकते हो? हाँ जी, फिर क्या बननी थी? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू ऐसे बननी थी, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर
आर स्क्वायर, वेयर ये जो एप्सिलॉन है दिस इज द परमिटिविटी ऑफ अ गिवन मीडियम। जो आप मीडियम ले रहे हो, ये उसकी परमिटिविटी है, जो भी मीडियम ले रहे हो, क्योंकि मीडियम बदलोगे तो ये परमिटिविटी बदल जाएगी। तो जो भी मीडियम ले रहे हो उसकी परमिटिविटी है। हाँ जी, ठीक है जी। तो इसको ना मैं ऐसे एफ एम लिख देता हूं। इसको मैंने क्या लिख दिया? एफ एम, मतलब फोर्स इन अ मीडियम। ठीक है, तो ये वाला जो पहला था, ये वाला तो जो था ये था फोर्स इन फ्री स्पेस। ये वाला जो है ये मेरे पास बन गया फोर्स इन मीडियम। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो फोर्स इन फ्री स्पेस ओवर फोर्स इन मीडियम, अगर दोनों को डिवाइड करो डिवाइड, तो जब आप डिवाइड करोगे तो 1/4 पाई Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये जो रिलेशन है ये आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, वैल्यू हमेशा, क्योंकि आपको पता है एप्सिलॉन नॉट सबसे कम हिंड्रेंस है। जितना मीडियम आएगा हिंड्रेंस उतनी बढ़ती जाएगी, तो एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और इस रेशो को हम कहते हैं relative permittivity. This ratio is known as relative permittivity. Relative permittivity. Relative permittivity means the ratio of permittivity of a medium to the permittivity of free space. जैसे याद है relative density, आपने relative density पढ़ा, उसमें आप क्या करते हो, बॉडी की डेंसिटी को वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाली डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हो। तो जब आप एक गिवन बॉडी की डेंसिटी को वाटर की, वो आप ऐसे क्यों करते हो, क्योंकि जनरली वाटर, देखो हमारे अर्थ के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी हमारे लिए लाइफ है। हम कहते हैं कि अगर किसी प्लेनेट में पानी मिल गया ना, तो इसका मतलब वहां पे लाइफ तो होगी, ऐसे बोलते हैं हम। और इसका मतलब ये है कि भी अर्थ पे वाटर और 70% पानी, हमारी बॉडी के अंदर कितना पानी, और अर्थ पे अर्थ 70% पानी, हर चीज अर्थ के, वो वाटर बॉडी के अंदर कोई शिप सेल कर रही, कभी कुछ हो रहा है तो वहां पे अपथ्रस्ट मिल रही है, तो मैक्सिमम अपथ्रस्ट का जो कंसेप्ट हम ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में, वो हम वाटर बॉडीज में करते हैं। तो जब हम वो अपथ्रस्ट के लिए कुछ भी स्टडी कर रहे होते हैं तो हम वहां पे रिलेटिव डेंसिटी की हेल्प लेते हैं, और वो जो रिलेटिव डेंसिटी, उसमें हम क्या करते हैं, हम बॉडी की डेंसिटी को किसके साथ कंपेयर करते हैं, वाटर की डेंसिटी के साथ एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं, एक मीडियम की परमिटिविटी को किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ। और वो जो रेशियो है, उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, ऊपर और नीचे दोनों क्वांटिटीज वैसे सेम है, यूनिट्स सेम है, तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इट हैज नो यूनिट्स, इट इज जस्ट अ सिंपल नंबर, इट हैज नो यूनिट्स, इट इज जस्ट अ सिंपल नंबर। ये इसके इसके कोई यूनिट्स नहीं है, जैसे एक नंबर है। हाँ जी, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में आपको एग्जामिनर ये एप्सिलॉन नहीं देगा, आपको एग्जामिनर एप्सिलॉन आर देगा। वो कहेगा कि 2 चार्जेस आर इन वाटर एंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80। साथ में यूनिट भी नहीं लिखेगा, साथ में यूनिट भी नहीं लिखेगा। हाँ जी, ठीक है। तो हमें हमें एप्सिलॉन नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन आर। और ये जो एप्सिलॉन आर है, ये किसके इक्वल है, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो फिर एप्सिलॉन क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है जी। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है, और एप्सिलॉन आर आपको पेपर में दिया होगा। तो हमें एप्सिलॉन नहीं पेपर में दिया होता, हमें क्या दिया होता है, एप्सिलॉन आर। और हमने याद रखना कि एप्सिलॉन आर इज डायमेंशनलेस, इट हैज नो यूनिट्स। अगर इसकी नो यूनिट्स हैं तो इट हैज नो डायमेंशन, m0 l0 t0 एंड a0, इट हैज नो डायमेंशन, यूनिटलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। तो मेरे पास जनरल फॉर्मूला, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर। तो ये मेरे पास बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और
ये जो एप्सिलॉन आर होगा ये मेरा 1 होगा फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस। ये होगा वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, क्या होगी? 1। एंड ये जो एप्सिलॉन और होगा इट विल बी ग्रेटर देन 1 फॉर अदर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम्स। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है वो मीडियम जो नॉन कंडक्टिंग है, जो नॉन कंडक्टिंग है। अब मैं उनको डाई इलेक्ट्रिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं नॉन कंडक्टिंग मीडियम्स में ना आपको दिखाऊंगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज का कैसे कंसेप्ट है। क्योंकि अभी तक तो यही पढ़ा ना कि इंसुलेटर्स दे डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे ही पढ़ा ना, इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। अभी लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, ये इंसुलेटर को लिया था, ये इंसुलेटर को लिया था, इसको क्या किया था, रब किया था, रब करके इस पे क्या आ गया था, चार्ज। ये चार्ज डेवलप हो जाएगा, फ्लो नहीं करेगा। अब चार्ज डेवलप हो गया, उसके कारण मैंने क्या किया, वो बॉब को हिलाया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इंसुलेटिंग बॉडी पे भी चार्ज डेवलप हो सकता है, पर वो चार्ज क्या रहेगा, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए आपको, एक कंडक्टर। मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए। तो करंट अलग चीज है, पर स्टैटिक चार्ज से भी बहुत कुछ हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। तो वो स्टैटिक चार्ज से बहुत कुछ हो रहा है, और इंसुलेटिंग के अंदर क्या क्या हो रहा है वो, उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। एंड योर एप्सिलॉन आर is infinity for conductors, for metals or conductors। तो metals या conductors के लिए ये जो वैल्यू है ये क्या है, infinity है। इट इज infinity for your conductors। हाँ जी, ठीक है। अब बात आएगी कि सर infinity कैसे आ गया। हम बात कर रहे हैं स्टैटिक चार्ज, चार्ज एट रेस्ट। कंडक्टर क्या करता है, वो चार्ज को रेस्ट पे रहने ही नहीं देता, वो कहता है चार्ज को फ्लो करो। वो चार्ज को रेस्ट पे रहने ही नहीं देता, वो चार्ज को क्या करवा देता है, फ्लो करवा देता है। तो वहां चार्ज रहेगा ही नहीं, वो क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो इसलिए इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है, इंफिनिटी है। और इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम एक और नाम देते हैं, और उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, वी कॉल इट वन मोर थिंग। और ये मैंने कैपिटल के लिखा है, देखो इससे पहले मैं जो लिख रहा था वो क्या था, स्मॉल के। तो अब मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है, कैपिटल के। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है, के का भी ध्यान रखना है। और ये जो कैपिटल के है, दिस इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दिस इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल के। तो रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो ये जो आपने अभी फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम, इस रेशियो को मैं एक और नाम देता हूं, और उसको क्या कहता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उस रेशियो को मैं एक नाम देता हूं, और वो नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी दोनों का मतलब क्या है, सेम है। हाँ जी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो डायमेंशनलेस, इट हैज नो यूनिट्स। और यहां पर जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो देखो 1/4 पाई ये वाली जो वैल्यू है, ये जो आप देख रहे हो 1/4 पाई ये वाली, ये वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 9 × 10⁻⁹। उसके अलावा बाकी सब आपको पेपर में दिया होगा। इफ नॉट मेंशन्ड द टू चार्जेस आर इन फ्री स्पेस। अगर मेंशन नहीं है तो दो चार्जेस किसमें है, फ्री स्पेस। और अपनी कन्वीनियंस के लिए हम एयर के केस में जो एप्सिलॉन है उसको एप्सिलॉन नॉट मान के चलते हैं। तो इन एयर, एयर में हम मान के, क्यों एयर में वैसे जो एयर का जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट से थोड़ा ज्यादा है, पर वो जो वैल्यू है वो थर्ड फोर्थ डेसिमल तक जाके चेंज होती है। फर्स्ट 2 डेसिमल तक वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। तो हम क्या मान रहे हैं कि एयर की जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम के परमिटिविटी के ऑलमोस्ट इक्वल। तो अगर एयर है या वैक्यूम है तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरी जो वहां पे परमिटिविटी है वो क्या है, एब्सोल्यूट
परमिटिविटी। तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है, दिस इज 1 फॉर वैक्यूम, फॉर फ्री स्पेस एज वेल एज फॉर एयर। एयर के लिए भी मैं इसको क्या लेके चलूंगा? 1। अपने +1 +2 के सिलेबस में मैं इसको 1 लेके चलूंगा, ठीक है। पर याद रखना है कि इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा, पर वो थोड़ी, अब बात है कि सर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू का जो फर्क है वो 3rd 4th डेसिमल पर जाके होता है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो 2 डेसिमल तक ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या मान रहे हैं? सेम मान रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो आप यहां पे अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसको डिफाइन कर लो कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम जो है, दैट इज व्हाट? दैट इज द रेशो of electrostatic force. It is a ratio of electrostatic force between the two charges separated by a certain distance in vacuum, separated by a certain distance in vacuum to the electrostatic force, to the electrostatic force between the same two charges separated by same distance in that medium, separated by same distance in that medium. तो मेरे पास अगर ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो R है, और मैंने क्या किया, इनके बीच में जो फोर्स निकाली वो पहले इन फ्री स्पेस निकाली, फिर मैंने इनके बीच में कोई मीडियम डाल दिया, पर चार्ज अभी भी वही है, डिस्टेंस अभी भी वही है, चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है, बस मैंने क्या किया, इनके बीच में क्या डाल दिया? एक मीडियम, और मीडियम डालने पे मैंने फोर्स निकाली। तो दिस इज योर फोर्स इन गिवन मीडियम, कीपिंग द डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम। डिस्टेंस भी वही रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी वही रहेगा, बस बीच में मीडियम ऐड कर दिया। तो ये जो आपकी रेशो बन रही है, इस रेशो को हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। हाँ जी, ठीक है जी।